नमस्कार, स्वागत है आपका PWC जीएस वर्ल्ड में। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के तहत अपनी यूनिट नंबर 1 प्रारंभ करेंगे। इसका हम पाठ्यक्रम पहले ही देख चुके हैं, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था इसका पाठ्यक्रम। उसी के हिसाब से हम इसको आगे लेकर चलेंगे और किस तरीके से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होगी भारत में, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, आज हमारा जो टॉपिक होगा यूनिट नंबर 1 के तहत ये होगा अरब भारत पर अरब और तुर्कों का आक्रमण। कि अरब कौन थे और तुर्क कौन थे, इन्होंने किसने, जो अरब लोग थे उनमें से कौन ऐसा प्रसिद्ध था जिसने अपनी छाप भारत पर छोड़ी। उसी प्रकार तुर्कों में ऐसा कौन था जो अपनी छाप भारत पर छोड़कर जाएगा। तो वही यहाँ पर हमें आज स्टार्ट करना है। तो यूनिट नंबर 1 के तहत हमें पढ़ना है अरब और तुर्क। तो स्टार्ट करते हैं। तो भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण, देखो अरब और तुर्क आक्रमण से पहले भी यदि आप एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट हिस्ट्री में या हमारा प्राचीन भारत में सबसे पहले जो आक्रमण प्रारंभ हुए थे वो हूणों के प्रारंभ हुए। तो हूण आक्रमण से ही हमें यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो ये प्राचीन भारत में हूण आक्रमण हुए। उसके बाद में ये अरबों ने आक्रमण किया और फिर आएंगे आपके, फिर तुर्क को आक्रमण करेंगे और उसके बाद में अंतिम छोर में जो मिडेवल हिस्ट्री होगी हमारी, उसके बाद होगा आक्रमण होगा मुगलों का। अब अरब में कौन कौन आए थे, तुर्कों में कौन कौन आए थे और मुगल को देखेंगे थोड़ा बाद में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत हमें इसी बीच में पढ़नी है, इससे पहले उसके बाद मुगलों का नंबर आएगा। तो देखो इनका क्रम भी याद रखना है। इनका क्रम आप ऐसे याद रख सकते हैं, हातिम से, HATM। इसको आप हातिम पढ़ा लेना, हातिम। हातिम से मतलब H फॉर हूण, A फॉर अरब और T फॉर तुर्क, और उसी तरीके से M फॉर मुगल। तो इस तरीके से भी हम इन्हें याद रख सकते हैं इनका क्रम, कि किस तरीके से इनका क्रम बनेगा। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण सबसे पहले जो आक्रमण हुआ वो किसका हुआ, तो सबसे पहले देखो छुटमुट आक्रमण तो पहले से भी हो रहे थे अरबों के, लेकिन जो सबसे भयंकर आक्रमण हुआ था, जो सबसे शक्तिशाली आक्रमण हुआ था, वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहाँ किया था, सिंध पर। और सिंध पर एक हिंदू राज शासन कर रहा था। हिंदू राज का शासन, चाच, चाच नाम का व्यक्ति। और इसी चाच नाम के व्यक्ति, ये जो चाच था, इसी का पुत्र था दाहिर। इसके समय में इसने आक्रमण किया। मतलब मोहम्मद बिन कासिम के समय में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तो उस समय यहाँ का शासक था चाच का पुत्र दाहिर। और इसी युद्ध में क्या होता है, दाहिर हार जाता है। और उसके बाद में जो सिंध जीता हुआ क्षेत्र होगा मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, सबसे पहले यहाँ पर ये क्या करता है, जजिया कर यहीं पर लगाता है। तो मुस्लिम साम्राज्य में या भारतीय साम्राज्य में सबसे पहले किसने जजिया कर लगाया था भारत में, तो इस मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर होता क्या है, जजिया कर, जजिया कर वो होता है जो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता है। गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। गैर मुस्लिम कैसे, मतलब कुल मिलाकर वो हिंदू ना हो, मुस्लिम ना हो, कुछ भी हो, जैसे हिंदू भी हो सकता है वो, उसके साथ साथ वो पारसी भी हो सकता है, कोई सा भी धर्म हो सकता है, जैन, पारसी, जैन, आपका बौद्ध, इनमें से कोई भी ले लो आप। तो सबसे वसूला जाता था, केवल मुस्लिमों से नहीं वसूला जाता था। ये एक प्रकार का जजिया कर क्या था, तो इसका इसका मतलब जजिया कर जो था वो सीधा सीधा गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर था। तो देखो इसमें क्या हुआ, इसके आक्रमण से क्या हुआ, भारत में ऊंट पालन की खेती प्रारंभ हुई, ऊंट पालन के प्रारंभ हुआ और खजूर की खेती प्रारंभ हुई। ये ऊंट पालन और खजूर की खेती किसकी देन है, ये अरबों की ही देन है। अब ये क्या करता है, जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, तो जो हमारे नागार्जुन थे गुप्त काल के, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, शून्य सिद्धांत। इस शून्य सिद्धांत को ये यहाँ से ले गया, कहाँ, अरब। इनके शून्यवाद सिद्धांत को, जो शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादन नागार्जुन ने करा था, उसके उस सिद्धांत को ये, उस ग्रंथ को ये अरब ले गया था। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले जजिया कर इसी ने लगाया। जजिया कर अभी आपको बताया कि क्या होता है, तो ये जो जजिया कर था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, मतलब जो मुसलमान नहीं थे उनसे लिया जाता था, जैसे ब्राह्मण। यदि हम ब्राह्मणों को देखो, अच्छा देखो इसमें कौन, इस जजिया कर से जो गैर ब्राह्मण, जो गैर मुस्लिम थे, जो गैर मुस्लिम थे उनमें भी कुछ लोग मुक्त थे। कैसे,
जिनसे नहीं लिया जाता था। तो ये ब्राह्मणों से भी लिया, ये ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था जजिया कर। उसके साथ साथ महिलाओं से नहीं लिया जाता था और बच्चों से भी नहीं लिया जाता था, बाकी सभी से लिया जाता था। इसका मतलब किससे लिया जाता था? तो ये वयस्क और बुजुर्गों से भी लिया जाता था। वयस्क और बुजुर्गों से लिया जाता था। इसने इसे सबसे पहले कहाँ लगाया था? जिस क्षेत्र को जीतेगा उसी पर लगाएगा। तो सबसे पहले इसने जीता था किसको? सिंध को। और यदि इसने सबसे पहले सिंध को जीता तो ये सबसे पहले भी लगेगा कहाँ? लगेगा भी सिंध पर ही, क्योंकि कोई भी शासक अपने जीते हुए राज्य में ही क्या कर सकता है? केवल और केवल कर की वसूली कर सकता है, उससे पहले वो कर की वसूली नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट। अब देखो, मोहम्मद बिन कासिम, अरबों का आक्रमण हो गया। उसके बाद में आक्रमण करेंगे कौन? तुर्क। और तुर्की ही फेमस होंगे। इसमें कौन कौन प्रसिद्ध होंगे? तो इसमें प्रसिद्ध होंगे मोहम्मद महमूद गजनी और मोहम्मद घोरी। तो सबसे पहले आक्रमण करेगा कौन? महमूद गजनी। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। 17 बार आक्रमण इसने किए थे। तो कौन था ये? तो अल्पतगीन था तुर्क साम्राज्य में। तो अल्पतगीन का पुत्र था ये सुपुतगीन। ने क्या करा था? सुपुतगीन ने भारत पर आक्रमण किया और गजनी वंश की स्थापना की थी। अब अल्पतगीन का पुत्र था सुबकुतगीन, इसी ने क्या करता है? ये भारत पर आक्रमण करता है और कुछ क्षेत्रों को जीत लेता है। उसके साथ साथ ये क्या करेगा? और जो क्षेत्र को जीतेगा उसमें क्या करेगा? ये गजनी वंश की स्थापना भी कर देगा। और इसी से प्रेरित होगा फिर, इसी से प्रेरित होगा महमूद गजनी। इसी से प्रेरित होकर महमूद गजनी 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। और ये कहा जाता है कि लगभग सभी जो आक्रमण हुए इसके 17 के 17 उनमें इसको विजय मिलती है। क्योंकि हालांकि विद्याधर से भी इसका युद्ध हुआ था लेकिन उसका कोई निर्णय निकला नहीं था, उसमें संधि प्रस्ताव हो गया था। कुल मिलाकर उसमें हार जीत का फैसला नहीं हुआ था, इसलिए कहा जाता है कि लगभग 17 युद्ध इसने जीते थे, 17 ही आक्रमण किए थे इसने। नेक्स्ट। महमूद गजनी। तो महमूद गजनी का देखो, इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था, देखो सारे नहीं पढ़ने आपको आक्रमण। कभी आप देखेंगे जैसे वैष्णो देवी के मंदिर को इसने लूटा, सोमनाथ के मंदिर को इसने लूटा। तो लूटमार के उद्देश्य से ही ये लोग आए थे यहाँ पर। इनका और कोई उद्देश्य नहीं था, केवल धन संपदा लूटना और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना, दो इनके उद्देश्य थे। लूटो और धर्म का प्रचार करो, धर्म प्रचार। बाकी और इनका कोई उद्देश्य नहीं था, जनता के हित में कुछ भी इनका कार्य नहीं था। इसलिए क्या होगा? ये जनता के मन पर छाएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं एक कटाक्ष पैदा रहेगा मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में। तो 1025 ईस्वी में इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसको समर्पित है सोमनाथ मंदिर? इस शिव को समर्पित है। आक्रमण किया था। उस समय यहाँ का राजा था भीम प्रथम। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुमारपाल सोलंकी वंश का शासक था, उसने करवाया था इसका पुनर्निर्माण। कुछ लोग जयपाल को भी मानते हैं, पाल वंश का शासक जो था, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये कुमारपाल के बारे में बहुत कुछ इसके बारे में जानने को मिलता है कि पुनर्निर्माण जो सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया था उसके बाद उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सोलंकी वंश का शासक था कुमारपाल, इसने करवाया था। और देखो, गजनी को जो जानकारी मिली सोमनाथ के मंदिर में, इसको ये जानकारी मिली कि इसमें बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। ये मान लो कि उस समय के ये जो होते थे मंदिर, जो होते थे वो बैंक होते थे। जैसे आज वर्तमान में व्यक्ति अपने पैसे को कहाँ रखता है? बैंक में सेफ करके रखता है, ये विश्वास होता है। उसी तरीके से मंदिर भी उस समय क्या थे? उस समय बैंक के काम करते थे। जो लोगों के पास धन संपदा होती थी, जो घर में ना होकर कहाँ होती थी? मंदिर में। ये माना जाता था कि ईश्वर उनकी संपदा की क्या कर रहा है? रक्षा करता है। तो इसी विश्वास के साथ ज्यादातर धन संपदा मिलती थी मंदिरों में उस दौरान। और इसी वजह से क्या हुआ कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने की जो जानकारी दी वो किसने दी थी? दो हिंदू थे, तिलक और संवाद। इन्होंने ही जानकारी दी थी महमूद गजनी को कि जी छोटी मोटी लूटमार करने से क्या फायदा होगा, आप एक बार बड़ी लूट कर लीजिए। तो वहीं पर क्या हुआ? उसके बाद में ये सोमनाथ के मंदिर को लूटा जाता है। 1027 ईस्वी में इसका आक्रमण जाटों के विरुद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? देखो, जाटों के विरुद्ध इसलिए हुआ कि जब सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया तो जो सोना चांदी घोड़ों पर लद कर गया था उसमें से कुछ सोना चांदी जाटों के द्वारा लूट लिया गया। और उसके बाद में 1025 में जब ये दोबारा आता है, 1027 में, 1025 में तो चला गया, तो 1027 में जब ये दोबारा आता है तो इसलिए वो ये जाटों से बदला लेने के लिए आता है। और इसका जो अंतिम और 17वां आक्रमण होगा वो जाटों के विरुद्ध ही होगा।
सबसे पहले इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और इस वंश में चाहे आप तुर्कों को, सभी तुर्कों को देख लेना, सभी तुर्कों में कौन कौन आएंगे, आपकी दिल्ली सल्तनत पूरी आ जाएगी। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में कौन, गुलाम वंश, आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और आपका लोधी वंश। ये सब के सब कौन है, ये सब के सब तुर्क ही होंगे। कोई अफगान तुर्क होगा तो कोई खासकर तुर्क होगा। इस तरीके से ये सब के सब जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान होंगे, ये सब के सब सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे। ठीक। इसके साथ साथ अल बरूनी भी भारत आया था, इसके साथ साथ फिरदौसी भी भारत आया था, इसके साथ साथ उतबी भी आए थे। तो अल बरूनी, फिरदौसी और उतबी ये भी भारत आए थे, जबकि ये कैसे थे, महमूद गजनी के समकालीन भी थे। ये समकालीन तो होंगे जब इसके साथ आए। तो ये क्या कौन थे, ये एक तरीके से आप ये कह लो ये साहित्यकार थे। ये युद्ध नहीं करते थे, ये केवल ग्रंथ वगैरह की रचना करते थे। और इसी वजह से देखेंगे कि अलबरू ने कई सारी पुस्तकों की रचना की, फिरदौसी ने भी कई सारी पुस्तकों की रचना की, और उतबी भी इसी तरह का। तो आगे बढ़ते हैं। अल बरूनी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अल बरूनी क्या कहता है, देखो, अल बरूनी कहता है कि इसका जन्म कहाँ हुआ, बरनी नामक स्थान पर हुआ था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, किताबुल हिंद। इसी पुस्तक को भारत का दर्पण कहा जाता है। अब सवाल देखो कैसे बनाएगा, वो कहेगा कि बताइए कि निम्न में से किस पुस्तक को भारत का दर्पण कहा जाता है, तो किताबुल हिंद को। या फिर ये कह सकता है कि किताबुल हिंद की रचना जो अलबरूनी ने की है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसे भारत के दर्पण के नाम से जाना जाता है। फिर वो ये भी कह सकता है कि भारत का दर्पण वो पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी, तो वो रचना की थी अलबरूनी ने। तो आपसे किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। इसने दिल्ली को उस समय का सबसे उत्कृष्ट शहर बताया था, इसने अलबरूनी ने। कि सबसे उत्कृष्ट शहर कौन सा है, दिल्ली। अब देखो थोड़ा सा याद करो पीछे, एंशियंट हिस्ट्री में दिल्ली की स्थापना किसने की थी, दिल्ली को बसाया किसने था, तो दिल्ली को बसाया था तोमर नरेश। तोमर नरेश थे अनंगपाल, इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। Next. इसने भारतीय वेदों का अध्ययन किया था, और इसे संस्कृत भाषा भी आती थी। ये तो जाहिर सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन करेगा तो उसे क्या आनी चाहिए, भाषा कौन सी, संस्कृत भाषा अवश्य आनी चाहिए, अनिवार्य है। क्योंकि जो वास्तविक वेद लिखे गए हैं, वो वेदों की जो भाषा है वो कैसी है, संस्कृत। संस्कृत भाषा में ही वेद लिखे गए हैं हमारे सारे। ठीक। चारों वेद, चारों वेद कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसके बाद में सामवेद, और उसके बाद में देन अथर्ववेद, जो चार वेद हैं। इनमें भी यदि आप अथर्ववेद को हटा दो तो ये क्या हो जाते हैं, ये तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये आपके त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। ये भी सवाल यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, उत्वी। जो उत्वी था, इसने किताबुल यमन की रचना की। जब किताबुल की यमन की रचना की तो इससे, इस पुस्तक से किसके बारे में जानकारी मिलती है, अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। इसी कारण इस पुस्तक को क्या कहा गया है, अफगानिस्तान का दर्पण कहा जाता है इस पुस्तक को। नेक्स्ट, फिरदौसी। फिरदौसी कौन था, तो इसने किसकी रचना की थी, इसने शाहनामा की रचना की थी। इसने अपने दोहों में फारसी भाषा का प्रयोग करता था। और ऐसा करने वाला ये क्या था, पहला कवि था। कि ऐसा, ये पूछ सकता है कि ये ऐसा कवि बताओ जो अपने दोहों में फारसी भाषा का प्रयोग करता था। तो अपने दोहों में फारसी भाषा का प्रयोग कौन करता था, फिरदौसी। अब स्टेटमेंट में भी सवाल बना सकता है कि अपने दोहों में फारसी भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति फिरदौसी था। उसके बाद में दूसरी स्टेटमेंट बना सकता है कि इसने शाहनामा की रचना की थी, शाहनामा की रचना की थी। अब बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो दोनों स्टेटमेंट कैसी हो जाएंगी, राइट। और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक और दो दोनों सही होंगे इसमें। तो इस तरह की स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, अब आता है, बात आती है मोहम्मद गोरी की। तुर्क था ये भी, मोहम्मद गोरी। इसका देखो, इस जब गजनी, महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किए और खूब अच्छा खासा धन लूटा गजनी ने, इसके मन में भी क्या उठा, इसके मन में भी कुछ इसी तरह का कंडीशन बनी कि क्यों ना भारत पर आक्रमण किया जाए। तो इसने सबसे पहला आक्रमण किया 1178 ईस्वी में। कहाँ किया, गुजरात पर किया था। और इस समय यहाँ का शासक मूलराज प्रथम था। ठीक। जब जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण पहली बार गजनी ने किया था तो वहां का राजा कौन था, भीम प्रथम था।
लेकिन जब इसका आक्रमण हुआ 1178 में, ये इस समय यहाँ का राजा था मूलराज। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इसका युद्ध मूलराज से ना होकर किससे होगा, भीम द्वितीय से। और भीम द्वितीय ही कौन क्या करेंगे, मोहम्मद गोरी को 1178 में गुजरात में पराजित कर देंगे। भारत में होने वाली मोहम्मद गोरी की ये पहली पराजय थी, पहली पराजय। एक और पराजय होगी इसकी। लेकिन दोनों ही राजाओं ने गलती की। दोनों ही राजाओं ने क्या गलती की कि इसको जिंदा छोड़ दिया। इसको यदि ये जिंदा ना छोड़ता तो क्या होता, ना तो तराइन का दूसरा युद्ध होता, ना पहला युद्ध होता, और उस समय पृथ्वीराज चौहान भी क्या होते, जिंदा होते। इस तरह की कंडीशन बन जाती है। देखो ये इतिहास है, इतिहास में किंतु परंतु के लिए कोई जगह नहीं होती। जो क्योंकि जो घट चुका है वो घट चुका है, उसे कोई नहीं बदल सकता। तो इसलिए क्या होगा, गोरी की जो पहली बार हार हुई वो भीम द्वितीय के द्वारा हारा। और यह गोरी की भारत में क्या थी, पहली पराजय थी। अब दूसरी क्या होगी, दूसरी पराजय किसके साथ होगी, वो तराइन के, जो पहला युद्ध होगा 1191 में, वहां पर हारे गए। देखते हैं आगे। चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ध्यान रखना है, तृतीय थे, प्रथम द्वितीय नहीं, तृतीय थे, जिन्हें राय पे थोड़ा भी कहा गया। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो घेड़वाल वंश के राजा थे, एक जयचंद। इनकी पुत्री से ये प्यार प्यार करते थे, जिसका नाम क्या था, संयोगिता। लेकिन जो ये पृथ्वीराज चौहान इससे प्यार करते थे संयोगिता से, वो नागावारा गुजरती थी किसको, जयचंद को। जयचंद नहीं चाहता था कि की संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हो। इसी कारण क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान जब संयोगिता का स्वयंवर रचा जाएगा, स्वयंवर रचा जाएगा तो क्या होगा, भारत के सभी राजाओं को न्योता दिया जाएगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया जाएगा। इसी बात से क्षुब्ध होकर पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, भरे दरबार से, भरे स्वयंवर से संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय इतने पावरफुल थे कि जयचंद और उसके साथ साथ जो राजा थे, आसपास के राजा बैठे हुए थे स्वयंवर में, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो इसी चीज का, इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, या इसी अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने मदद ली किसकी, गौरी की। और इसी कारण क्या होगा कि अब क्या होगा, जयचंद ही न्योता देगा गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए। किसके खिलाफ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के खिलाफ ये आक्रमण करने का न्योता देगा। अब आएगा फिर से, 1178 में हार गया तो 1191 में अब ये फिर से आएगा सेना लेकर। नेक्स्ट। तो देखो इसी बीच में क्या होगा, जब इसने न्योता दे दिया तराइन के युद्ध में। अब देखो पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो गौरी भी जानता था। गौरी ये भी जानता था कि जब हम छोटे से शासक भीम द्वितीय से हार गए, तो पृथ्वीराज चौहान तो बहुत बड़े जबरदस्त शक्तिशाली शासक हैं, उनसे क्यों नहीं। तो इसी वजह से क्या हुआ, जयचंद ने वचन दे दिया गौरी को कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ वो आपकी मदद करेगा। इसकी, गौरी की मदद करेगा जयचंद। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जयचंद ने गौरी की, जो तराइन का प्रथम युद्ध होगा 1191 में, उसमें मदद नहीं की। जब मदद नहीं की तो क्या हुआ, गौरी पूरी तरह से पराजित हो जाता है इसमें। लेकिन क्या हुआ, इसके एक सेनापति या एक घुड़सवार द्वारा ये क्या होता है, इसे यहाँ से बचाकर भागा ले जाता है यहाँ से। और इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध तो जीत जाते हैं, लेकिन गौरी जिंदा बच जाता है। और इसी कारण क्या होगा कि 1192 में ये फिर से आक्रमण करेगा, अपनी सेना को सुसज्जित करके लाएगा। और पृथ्वीराज चौहान शायद इससे भ्रम में रह गए कि यदि हमने एक बार किसी को हरा दिया तो हम दूसरी बार भी उसको हरा दें। तो इस तरह की कंडीशन बनी, तो दूसरा युद्ध जो हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। और गौरी और किसके बीच हुआ, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ, चौहान तृतीय जो थे, इनकी इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इनकी क्या होती है, हार हो जाती है, और गौरी क्या होता है उसमें, विजयी हो जाती है। तो यहीं से क्या होगा, इसी विजय से दरवाजे खुलेंगे तुर्कों के, और यहीं से शुरुआत मानी जाएगी किसकी, मुस्लिमों की स्थापना की। अब तक तो देखो छुटपुट आक्रमण हो रहे थे, लेकिन अब मेन आक्रमण यहाँ होगा। तो इस कंडीशन पर क्या हुआ, 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय तो हार गए। अब क्या होगा, अब गौरी को बदला भी लेना था जयचंद से, क्योंकि जयचंद ने वचन तो दिया सहायता करने का, लेकिन सहायता नहीं की। तो इसी बीच में क्या होगा, चंदावर का युद्ध होगा जस्ट दूसरे साल, मतलब 1192 और 93, उसके बाद में 94। 1194 में गौरी और जयचंद के बीच युद्ध होगा, और इस युद्ध में क्या होगा, जयचंद की हार हो जाएगी, और इसमें फिर से क्या होगा, गौरी की जीत होगी। इसने घेड़वाली वंश के सिक्के चलवाए थे गौरी ने,
और इसके सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी की भी आकृति देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि पहले से जो सिक्के चल रहे थे बस उन्हीं को इसने आगे बढ़ा दिया। इसी वजह से क्या देखने को मिलता है, लक्ष्मी और नंदी की, क्योंकि उससे पहले क्या थे, राजा कौन से थे, राजा थे हिंदू। तो हिंदू की जो सिक्कों पर क्या मिलेगी, लक्ष्मी और नंदी की तस्वीर मिलनी स्वाभाविक है। सिक्कों पर कलमा लिखवाने की इसने शुरुआत यहाँ से कर दी कि सिक्कों पर कलमा लिखवाया जाएगा यहीं पर। तो इस तरीके की यहाँ पर कंडीशन बनेगी। और देखो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, एक इनका दरबारी कवि था चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई, बरदाई, इसी ने पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो, इसी के बारे में इसी से ही वर्णन मिलता है। अब देखो इस किताब में कुछ और कहा गया है, इतिहास कुछ और मानता है, अन्य पुस्तकों में कुछ और कहा गया है। अलग अलग अवधारणाएं, ऐसा माना जाता है कि इस पुस्तक के खिलाफ कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो क्या थे, वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। शब्द भेदी बाण। और इसी चीज का नजारा देखना चाहता था कौन, गौरी। तो इस पृथ्वीराज चौहान में जो पृथ्वीराज रासो लिखी हुई है चंद्रवरदाई के द्वारा, इसी में कुछ ऐसा लिखा गया है कि इसको शब्द भेदी बाण चलाने के लिए बोला गया। इसने क्या करा कि इशारे पर, चंद्रवरदाई के इशारे पर ही क्या कर दिया, इसने गौरी की हत्या कर दी थी। ऐसा तीर चलाया कि वो शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। इसी कारण क्या हुआ कि जो इन्होंने ऐसा तीर चलाया कि वो गौरी के सीधा कहाँ लगा, गौरी को ही जाकर लगा सीधा। और वहीं पर क्या होगी, गौरी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि बाद में जो खोखरों के विरुद्ध युद्ध होगा गौरी का, वहां पर इसकी मृत्यु होगी। बाद में 1206 के आसपास, 1206 ईस्वी के आसपास गौरी की मृत्यु होगी। लेकिन यहाँ पर पुस्तक में कुछ और ही लिखा हुआ है। तो देखो कहाँ तक सत्य है, इस बात को तो इतिहासकार भी नहीं मानते। इसलिए ये मानते हैं कि 1206 में गौरी की मृत्यु होती है। और उसके बाद में क्या हो जाती है, जो दिल्ली सल्तनत स्थापित होगी, दिल्ली सल्तनत को स्थापित करेगा आपका गौरी का ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। जो दिल्ली सल्तनत हम पढ़ेंगे कब, अगली वीडियो में, जो हमारा अगली यूनिट होगी उसमें हम पढ़ेंगे। आज हमने केवल अरब और तुर्कों के बारे में देखा। ठीक है। और यदि देखो अब आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप यहाँ से कोई भी इनमें से एक ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। पीडीएफ आपको दोनों जगह ही मिल जाएंगी। ये आपको पीडीएफ पीपीटी फॉर्म में मिलेगी। और यदि आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ, चाहे आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में चाहिए, सॉफ्ट कॉपी, या आपको हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए, तो आपको दोनों सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके लिए आपको मेल करना होगा। मेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप मेल करके बता सकते हैं। और हार्ड कॉपी चाहिए तो वो आपके एड्रेस पर भेज दी जाएगी। ठीक। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।